जितने भी हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो एमसीक्यू था, वहाँ पे जो है हम लोग 52 क्वेश्चन जो है कर चुके थे। 53 जो क्वेश्चन था उसका हम लोग पूछे थे कि न्यू मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो किस वर्ष जो है लागू किया गया, समझ गए। तो 1986 में पारित हुआ और 1987 में लागू किया गया। तो ये आंसर इसका राइट है, ठीक है। बाकी हम बताए थे कि लगभग जो है 100 के आसपास में क्वेश्चन है, तो जो है एक पार्ट किए थे और एक पार्ट के लिए जो है वीडियो आज बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, ताकि आप लोग को जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो जो है आप लोग उसको खाली हाथ ना जाने दे, मतलब बिना बनाए ना छोड़िए, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये आपका क्या है, हम इसका जो है आप लोग को फिलअप भी करा चुके हैं। ये आपका एमसीक्यू भी हो गया, लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सिर्फ मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। इसी प्रकार से सभी में हो जाएगा और भी इसका जो मैचिंग वगैरह है वो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हिस्टीरिया रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम, समान, दोगुना, अधिक। तो देखिए जो हिस्टीरिया रोग होता है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम होता है, ठीक है, यानी यह स्त्रियों में अधिक होता है हिस्टीरिया रोग, समझ गए। नेक्स्ट है कि एनल स्टेज की एज है, मतलब जो एनल स्टेज होता है इसका एज कितना होता है, 5 से 6, 1 से 3, 12 वर्ष से अधिक, ठीक है, 8 वर्ष, ठीक है। कितना होता है एनल स्टेज का एज, तो जो है राइट आंसर बी होगा, 1 से 3 वर्ष होता है एनल स्टेज, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। मुंबई बॉम्बे के जे हॉस्पिटल में मनोरोग विज्ञान विभाग कब स्थापित किया गया, मतलब साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है मुंबई के जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है कब प्रारंभ किया गया, कब शुरू किया गया। तो 1956, 47, 42, 38। तो यह 1938 में शुरू किया गया, समझ गए। 1938 में जो है ये शुरू किया गया, क्या चीज़, जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड, समझ गए। चलिए याद रखिएगा जे हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। बॉम्बे मुंबई, ठीक है। 57 नंबर है ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ट्राइसोमी 23, 26, 21, 22 कितना होता है, ट्राइसोमी में जो गुणसूत्र की संख्या होता है कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 21 होता है ट्राइसोमी में, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान की इकाई है, मनोविज्ञान जो है किसका इकाई है, समाज का, परिवार का, व्यक्ति का, समूह का। तो जो साइकोलॉजी है यह व्यक्तियों का एक जो है इकाई होता है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान है, व्यक्तियों के व्यवहार और आचरण और इसके मानसिक स्थिति के बारे में विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यह व्यक्तियों का इकाई है साइकोलॉजी, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग का नाम बताइए। आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन अच्छा है कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग का नाम बताइए। तो जो पहली ट्रैंक्विलाइजर जो दवा था वो क्लोरोप्रोमाइजिन, बेंजोडाइजिपिन, फिनोथाइजिन, थायोराइडाइजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर ही होगा क्लोरोप्रोमाजिन। क्लोरोप्रोमाजिन जो है आपका राइट आंसर है और यह पहली जो है ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग डैश डैश है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरोप्रोमाजिन, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजिन, याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि एहेडोनिया, देखिए एहेडोनिया जो होता है क्या तात्पर्य है, रुचियों में कमी, स्मृति के विकार, ठीक है, धीमापन और निर्णय की स्थिति, ठीक है। तो देखिए जो एहेडोनिया होता है, तो आपका जो एहेडोनिया होता है यह इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब रुचियों में कमी आता है, इसी को एहेडोनिया बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि एहेडोनिया का क्या तात्पर्य है, डैश डैश, तो रुचियों की कमी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि सिजोफ्रेनिया में उपयोग हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। देखिए सिजोफ्रेनिया मतलब विखंडित जो मानसिकता के जो लोग होते हैं जिसमें सिजोफ्रेनिया होता है, तो उपयोग हेतु जो ड्रग का चॉइस कौन सा होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है उपयोग में, क्लोरोप्रोमाजिन, पीमोजाइड, रिस्पाइरिन और हेल्पोपेरिडोल। क्या होता है आपका, ये होता है क्लोरोप्रोमाजाइन, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन होता है और यह प्रथम क्या है, इंक्यूलाइजर, समझ गए, इंक्यूलाइजर ड्रग होता है, समझ गए, ट्रैंक्विलाइजर, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ऊपर यही ना देखें क्लोरोप्रोमोजाइन जो कि पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है, समझ गए। चलिए
और यह जो है सिजोफ्रेनिया में उपयोग हेतु जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोप्रोमाजाइन ही होता है। समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज स्थापित है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निहाम्स, जो आपका निहाम्स होता है यह कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका निहाम्स है, ये आपका जो निहाम्स है ये कहाँ स्थित है? रांची, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर। तो ये जो है लखनऊ बेंगलोर में स्थित है निहाम्स, जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है, ये जो है बेंगलोर में स्थित है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का जो है सबसे मुख्य जो है चिन्ह लक्षण क्या होता है? तो ये नामक पुस्तक में किस रोग का जिक्र किया गया, ठीक है। तो द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया एक पुस्तक का भी नाम है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया यह क्या है? एक पुस्तक का भी नाम है, ठीक है। हिस्टीरिया के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए जो हिस्टीरिया द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया जो नामक पुस्तक है, इसमें किस रोग का जिक्र किया गया है? सिजोफ्रेनिया का, हिस्टीरिया का, न्यूरोसैथेनिया का, डिप्रेशन का। तो नाम से स्पष्ट है हिस्टीरिया है, तो हिस्टीरिया का ही इसमें जिक्र होगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। कलकत्ता के कार्मिकल हॉस्पिटल को अब किस नाम से जाना जाता है? देखिए कोलकाता के जो कार्मिकल जो हॉस्पिटल है इसको किस नाम से जाना जाता है? आरजी कर हॉस्पिटल, आरके हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरजी कर हॉस्पिटल। आरजी कर हॉस्पिटल को कार्मिकल हॉस्पिटल के नाम से आरजी कर हॉस्पिटल को जाना जाता है। जेजे हॉस्पिटल कहाँ है? इसमें जो मनोरोग विभाग कब शुरू किया गया? मनोरोग विज्ञान 1938 में। एक कहाँ है? मुंबई में है। समझ गए। और कार्मिकल हॉस्पिटल के जगह पर किस नाम को से जाना जाता है? तो आरजी कर हॉस्पिटल को, जो कि कोलकाता में है। समझ गए, चलिए देखिए ये सब याद करना पड़ेगा। मान गए अब जो आपसे फिलअप में पूछ देगा, तो फिलअप में पूछ देगा तो आप जो है बताने में सकपका जाइएगा। आपसे पूछ देगा कि आरजी कर हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो बताना पड़ेगा कि भाई कोलकाता में है, जो कि कार्मिकल हॉस्पिटल के जगह पर इसका नाम रखा गया। तो ये चीज़ें होता है। समझ गए। बाकी देखिए यहाँ पे किस उम्र में एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए? 1 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो दोस्तों 1 वर्ष की उम्र में जो है एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए। समझ गए, मतलब जो बीमार पागलपन बच्चा हो। समझ गए। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सर्वाधिक प्रचलित रोग निरोधक औषधि है। समझ गए, मतलब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा जो है दवाइयाँ हैं? समझ गए, सोडियम वैल्प्रोएट, समझ गए, इमिप्रेमाइन, समझ गए, लिथियम है, रिप्यूटेक है। तो देखिए जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है इसमें सबसे प्रचलित दवाइयाँ लिथियम होता है। समझ गए, मूड डिसऑर्डर में। समझ गए, याद रखिएगा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है F20 और F29 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं। मंदबुद्धि, व्यक्ति एवं व्यवहार के रोग, अवर्गीकृत मानसिक रोग, साइजोफ्रेनिया। तो देखिए जो आपका F20 चैप्टर है और F29 इस समूह के जो रोग होते हैं ये कौन सा होता है? साइजोफ्रेनिया वाला होता है। समझ गए, इसको जो है F20 और F29 में जो है साइजोफ्रेनिया को रखा गया है इस समूह में। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि बेंगलोर मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना हुई। मतलब बेंगलोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में, 1850, 1870, 1873, 1812, ठीक, 1912। तो देखिए जो मेंटल हॉस्पिटल का बेंगलोर में स्थापना हुआ 1873 में हुआ। बहुत ही पुराना है बेंगलोर का मेंटल हॉस्पिटल, जो कि 1873 में स्थापित हुआ। समझ गए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखने का है कि F39 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं। मतलब F30 और F39 के अंतर्गत कौन सा आता है? तो एफेक्ट डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड सिजोफ्रेनिया, साइकोटिक सब्सटेंस। तो जो आपका एफेक्ट डिसऑर्डर होता है, यह एफेक्ट डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर का जो कारक होता है वो आपका F30 से F39 के अंतर्गत आता है। जबकि सिजोफ्रेनिया किस में आता है? F20 से F29 तक में। समझ गए, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा आपका यहाँ पे है क्लोरोप्रोमाजाइन ड्रग ग्रुप है। क्लोरोप्रोमाजाइन ड्रग ग्रुप किसका है? एंटी साइकोटिक ग्रुप, एंटी मैनिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सिव और एंटी साइकोटिक इज द राइट आंसर। यह क्या करता है आपका कि एंटी साइकोटिक ग्रुप का ड्रग है क्लोरोप्रोमाजाइन। क्लोरोप्रोमाजाइन यह सबसे क्या है? प्रचलित दवा है मेंटल डिसऑर्डर का, समझ गए। और ये जो है आपका क्या होता है? यह ड्रग जो है एंटी साइकोटिक ग्रुप का होता है, समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन। नेक्स्ट है कि रक्त संचरण में मिलाए गए रासायनिक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचते हैं, ठीक है। रक्त संचरण में मिलाए गए जो भी रासायनिक तत्व होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो भी केमिकल एलिमेंट मिलाते हैं, उसको संपूर्ण शरीर में पहुंचने में 15 सेकेंड का समय लगता है। 15 सेकेंड में संपूर्ण शरीर में जो है आपके ब्लड में जो भी केमिकल मिला है वो पहुंच जाता है, समझ गए, जैसे इंजेक्शन वगैरह। अकेले आइसोलेटेड जीवन जीने की दशा को कहते हैं, समझ गए। आइसोलेशन अकेले मतलब आइसोलेटेड जीवन जीने की दशा को क्या कहते हैं? ओवेशन, एंजाइटी, एग्रेशन, विड्रॉल। तो दोस्तों जो विड्रॉल होता है, लोग जो है क्या करते हैं, इसमें अकेलापन महसूस करते हैं, सब चीज़ से जो है क्या करते हैं, विड्रॉल हो जाता है, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भागते हैं, अकेला रहना और खुश रहना पसंद करते हैं, यही विड्रॉल होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। वृद्धावस्था मनोभ्रंश ओल्ड एज डेमनेशिया का लक्षण है। मतलब अगर वृद्ध व्यक्ति में अगर डेमनेशिया होता है, मनोभ्रंश होता है, तो क्या लक्षण दिखता है? व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, वह हाल की बातों को भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो जो भी व्यक्ति होता है, जो वृद्ध व्यक्ति होता है, उसमें मनोभ्रंश होता है, क्योंकि वो अपने हाल के बातों को भूल जाता है, मतलब कुछ समय पहले की बातों को वह भूल जाता है, यही ओल्ड एज डेमनेशिया होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑटिज्म रोग का निदान किया जा सकता है जन्म के तुरंत बाद, 1 से 3 माह की आयु में, 6 माह की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। तो ऑटिज्म का इलाज जो है किस किया जा सकता है? 2 वर्ष की आयु में किया जा सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑटिज्म कहा जाए तो मंदबुद्धि, ठीक है। उसके बाद है 75 है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग है, समझ गए। अंतःस्रावी जो रोग है, अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग कौन सा है? ग्रेवी रोग, प्लूमन रोग, एडिसन रोग। तो इनमें से सभी रोग जो है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग है, चाहे वो ग्रेवी रोग हो, चाहे प्लूमर रोग हो या एडिसन रोग हो, तीनों रोग आपके जो है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखने का, मैकवेगल के अनुसार सबसे जटिल संवेग है। जो मैकवेगल था, इनके अनुसार सबसे जो है कॉम्प्लिकेशन संवेग कौन सा है? तो घृणा, भय, शोक। तो घृणा जो है, हेजिटेशन जो है क्या होता है आपका? ये सबसे जो है आपका जटिल संवेग होता है घृणा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में अरुचि होना तथा उन्हें मुंह मोड़ लेना क्या कहलाता है? तो देखिए एनहेडोनिया कहलाता है। एनहेडोनिया मतलब क्या होता है? अरुचि, ठीक है। और ये अरुचि ही जो है आपका एनहेडोनिया होता है, समझ जाने का। चलिए ओके नेक्स्ट है आपका 78, किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक गतियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना क्या कहलाता है? देखिए किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक गतियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना, मतलब क्या समझे कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो अब उसका शरीर जो है किसी मूवमेंट में है, बट उसके ही मूवमेंट को देखकर अपने भी शरीर का जो है अनैच्छिक रूप से जो है मूवमेंट करने लगते हैं, तो ये जो होता है इकोप्रेक्सिया होता है। इकोप्रेक्सिया मतलब दूसरे को देखकर वैसा ही मूवमेंट करने लगना जो बिना किसी इच्छा के हो, वो आपका होता है क्या चीज़? वो आपका हो जाता है इकोप्रेक्सिया, समझ गए। इकोप्रेक्सिया याद रखिएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखने का यहाँ पे कि रोगी जो लिथियम दवा ले रहा है उसका सीरम लिथियम स्तर होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति अगर लिथियम दवाई लेता है तो उसका जो है सीरम लेवल जो है, सीरम में लिथियम का लेवल कितना होना चाहिए? तो जो है सीरम में उसका 0.5 से 1.5 m इक्विवेलेंट प्रति लीटर होना चाहिए, समझ गए। देख लीजिए 0.5 से 1.5 यानी समझिए 5 से 15, ठीक है। और इसके आगे भी 0 और यहाँ भी 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना जो है आपका लिथियम का मात्रा होना चाहिए सीरम में, जब जो है दवाइयाँ अगर लिथियम ले रहे हैं तब, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान न हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए जब रोगी को अपने मानसिक बीमारी के बारे में कुछ ज्ञान न हो कि हमें मेंटल डिसऑर्डर है या मानसिक प्रॉब्लम है तो उसे लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, अंतर्दृष्टि का अभाव, मतलब उसके खुद में जो है नॉलेज का, ज्ञान का अभाव है। समझ गए। नेक्स्ट है, नशीले पदार्थों को छोड़ देने पर मरीजों में पाए जाने वाले लक्षण है क्या चीज़, व्यक्तित्व विकार है, यौन विकार है, स्नायु विकार है, मादक द्रव्यों का सेवन, सब्सटेंस एब्यूज। समझ गए। तो मादक द्रव्यों का सेवन, नशीले पदार्थों का छोड़ देने पर मरीज में जो पाए जाने वाला जो लक्षण होता है वो होता है मादक द्रव्यों का सेवन, मतलब सब्सटेंस एब्यूज। समझ गए। ये आपका होता है नशीले दवाएं छोड़ने के बाद। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बात को दोहराना क्या कहलाता है, एस्पेक्सिया, इकोलिया कहलाता है, इकोलेलिया कहलाता, क्या कहता है, इकोलेलिया कहलाता है, कि बात को दोहराने को जो है इकोलेलिया कहते हैं। समझ गए। कार्बामा जेपिन औषधि उदाहरण है किसका, तो ये है जो एंटी कन्वल्सिव्स का जो है एंटी कन्वल्सिव्स का जो है क्या है उदाहरण है कार्बामाजेपिन। समझ गए। कार्बामाजेपिन जो है आपका ये एंटी कन्वल्सिव का एक उदाहरण है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर, कार्बामाजेपिन ये जो है एंटी कन्वल्सिव का एक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, यादाश्त के खोने को हम लोग एमनेसिया कहते हैं। एमनेसिया जो है वो होता है यादाश्त को, मेमोरी को लॉस होना। ठीक है। नेक्स्ट है 85, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर विकार है किसका, मन का, ब्रेन का, स्पाइन का, हार्ट का। तो हार्ट तो होगा नहीं, स्पाइन होगा नहीं। ठीक है। मस्तिष्क ही होगा, माइंड होगा नहीं। ठीक है। तो मस्तिष्क इज द राइट आंसर। सिजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क का गंभीर रोग है। ओके। एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है कि खान पान से संबंधित विकार होने लगता है। समझ गए। मतलब जो है व्यक्ति खाना पीना जो है उसको रुचि नहीं लगेगा, छोड़ देगा, तो जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। समझ गए। ये मेंटल प्रॉब्लम वाले व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं, तो ऊंचाई से डर लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, एग्रोफोबिया, मतलब भीड़ से डर, ऊंचाई से डर मतलब हाइड्रोफोबिया, जल से डर, जूफोबिया मतलब जानवरों से डर। ठीक है। तो एक्रोफोबिया इज द राइट आंसर। ऊंचाई से डर मतलब एक्रोफोबिया। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 88 नंबर है कि उन्माद के लिए औषधि का चुनाव डैश है। ठीक है। उन्माद के लिए मतलब मेनिया के लिए जो है औषधि का चुनाव कौन सा है, तो लिथियम जो होता है मेनिया रोग में दिया जा सकता है, यानी उन्माद वाले पेशेंट को लिथियम दिया जा सकता है। समझ गए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है। समझ गए। प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है माया, हेलुसिनेशन कहलाता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, जिसको हम लोग विभ्रम भी बोलते हैं। एक होता है भ्रम और एक होता है भ्रांतियाँ। तो हेलुसिनेशन एक प्रकार का क्या होता है आपका, यह जो है आपका माया होता है। समझ गए। क्या होता है, माया होता है, जिसमें प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि दौरा मरीज रोग निम्नलिखित में से किस हालत में देखा जाता है, एलिप्स में। बिल्कुल सही बात है, एलिप्स में जो है दौरा पड़ता है ब्रेन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि विखंडितता एक विकार है बोध का, भावना का, सोच का, व्यवहार का। तो जो है ये सोच का है, थिंकिंग का है। इसमें विखंड जो है अलग अलग प्रकार के दिमाग में सोच आते रहता है, वही विखंडता सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है। ओके। ओके। इमीप्राइमिन, समझ गए। इमीप्राइमिन डैश रूप में प्रयोग किया जाता है। इमीप्राइमिन जो है एंटी एनेमिक, ठीक है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक। तो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में जो है इमीप्राइमिन के प्रयोग किया जाता है। समझ गए। इमीप्राइमिन का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट में किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट में जो है आपका इमीप्राइमिन का उपयोग किया जाता है। ओके। ओके। याद रखिएगा इमीप्राइमिन। अब मानिए आपसे जो है सब्जेक्टिव में पूछ दे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाई का उदाहरण लिखिए, तो उसमें से इमीप्राइमिन तो एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। समझ गए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, बहुत खूबसूरत है कि मांसपेशियों को आराम हेतु संशोधित ईसीटी में इस्तेमाल किया जाने वाला पेशी थिकलक होता है। देखिए ईसीटी मैंने कल ही पढ़ाया था, जिसमें हम लोग बताए थे सस्सेलाइन कोलोलाइन को जो है मांसपेशियों को आराम देने के लिए पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, रेस्ट के लिए, ठीक, जिससे शिथिलता जो है क्या हो, पेशी शिथिलक होता है, वो आपका सस्सेनाइल कोलोनाइल होता है। समझ गए? चलिए 93 समझ गए। ओके ओके। नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है 94 नंबर प्रश्न है कि डैश विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच अपनी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। मतलब सहानुभूति, तालमेल, ईमानदारी, सहानुभूति। राइट आंसर क्या है? देखिए जो सहानुभूति होता है, ये सहानुभूति जो है आपका तालमेल विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच अपनी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है। समझ गए ना? तो रैपट मतलब तालमेल बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। समझ गए? ओके ओके। 95 प्रश्न है मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार खंडित मानसिकता के श्रेणी कोड है। खंडित मानसिकता के श्रेणी कोड कितना है? तो F20। अभी ऊपर हम लोग देखें F20 से F29 तक इसको रखा जाता है सिजोफ्रेनिया का। तो मानसिक विखंडता वही ना होता है, खंडता, खंडित मानसिकता सिजोफ्रेनिया ही होता है। इसलिए जो है ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार F20 जो है खंडित मानसिकता के श्रेणी में आपको आता है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि क्लोरोमाजाइन क्लोरोप्रोरो समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन जो है एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। समझ गए, क्लोरोप्रोमाजाइन। ओके ओके। नेक्स्ट है 97 दूसरों के भाषण की बारंबार नकल करना संदर्भित करता है इकोलेलिया से। मतलब किसी के चीज़ों को, किसी के मूवमेंट को, किसी के चीज़ों को नकल करते हैं, बातों को, तो वो जो है आपका होता है इकोलेलिया। ठीक है, तो ये जो है आपका होता है। समझ गए? ओके। नेक्स्ट है 98 नंबर अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना क्या कहा जाता है? दिन के समय अगर अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना क्या कहा जाता है? तो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेब्नोलेंस बोलते हैं, तनंद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनंद्रा बोलते हैं, तनंद्रा बोलते हैं, तनद्रा बोलते हैं। जिसमें दिन के समय अत्यधिक नींद में लोग रहता है उसे तनद्रा बोलते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट देखिएगा कि ECT का आम दुष्प्रभाव क्या है? अस्थिभंग है। ओके, चलिए तो ये ECT का आम दुष्प्रभाव है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि एक व्यक्ति उन्मत्त रोगी एक्यूट मेनिया पेशेंट डैश के लिए पहली व्यक्ति एजेंट है। मतलब जो एक्यूट मेनिया वाला जो पेशेंट होगा और जिसको एक्यूट होगा, मतलब अचानक या जल्दी वाला होगा, तो ये जो है उसके लिए जो पहली पंक्ति एजेंट होता है वो आपका लिथियम ही होता है। मेनिया वाले पेशेंट का जो प्रथम दवाई होता है और बेसिक दवाई होता है वो लिथियम ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा उन्माद एक लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है उन्माद का एक लक्षण जो है नहीं है? ठीक है, आत्महत्या के विचार, विचारों के मूड, उड़ान उत्तेजित, सक्रियता। ठीक है, तो जो है आत्महत्या के विचार जो है आपके उन्माद वाले पेशेंट का लक्षण नहीं देखने को मिलता है। बाकी विचारों के मूड मतलब जो है मूड में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकता है। उड़ान में उत्तेजित मतलब मन जो है बहुत ज़्यादा चंचलित हो सकता है, अति सक्रियता हो सकता है। तो ये सब जो है उन्माद में हो सकता है, बट आत्महत्या के विचार उन्माद में नहीं आता। डिप्रेशन में आ सकता है, सिजोफ्रेनिया में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 102 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए कि परिवेश थेरेपी भी कहा जाता है। परिवेश थेरेपी का मतलब है कि इसे कौन सा थेरेपी कहा जाता है? तो थेरेपेटिक कम्युनिटी, मतलब इसे जो है थेरेपेटिक कम्युनिटीज भी कहते हैं, चिकित्सीय समुदाय भी कहते हैं। किसे? परिवेश थेरेपी को। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ तक? 102 नंबर प्रश्न को समझ लिए कि परिवेश थेरेपी को जो है हम लोग चिकित्सीय समुदाय भी कहते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटीज भी कहते हैं। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2 प्रश्न और रह चुका है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्पीड़न के भ्रम, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन। समझ गए? उत्पीड़न के भ्रम में देखा जाता है पैरानोइड, कैटानोइक, रेसिड्यूरल और हाइपेफ्रेनिक। समझ गए? तो पैरानोइड जो चीज़ें होता है वो आपका उत्पीड़न के भ्रम में दिखा जाता है। समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आज का। क्या है? एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं में कामोत्तेजना की स्थिति है। समझ गए? एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति है। क्या चीज़ है? बायोरिज्म।
अगर कोई व्यक्ति समझिए, कोई व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर जग रहा है, काम उत्तेजना अपने चरम पर है और ऐसा चरम पर है जो किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए हो, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, बायोरिज्म बोलते हैं। समझ गए? बायोरिज्म होता है जो एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति, मतलब निर्जीव वस्तुओं से भी वो जो है अपना काम वासना जो है मिटाना चाहता है, वो तेज हो जाता है, तो उसे बायोरिज्म कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे जो MCQ इम्पोर्टेंट था लगभग 104, उसको मैंने करा दिया। फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये दूसरा वीडियो है जो कि यहाँ पे समाप्त होता है, इसके बाद देख लीजिए। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है, ओके, कोई प्रश्न जो है आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी और तरह तरह के क्वेश्चन आता रहेगा, इसका हम लोग फिलअप भी कर चुके हैं, तो वहाँ से भी 100-150 क्वेश्चन किए थे, यहाँ भी 100 क्वेश्चन किए हैं, तो 200 क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग मैचिंग लेकर आएंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है आप लोग को कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, पढ़िए समझिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।